चलिए आइए हम लोग फिर से अगला सीरीज देखते हैं मुगल काल। यहाँ तक हो गया था हम लोग का भक्ति और सूफी आंदोलन, ठीक है। तो मुगल काल स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, कहता है दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी, ठीक है। काबुल में जो किसके समय में बाबर, किसके? इब्राहिम लोदी। और यही जो है दोनों के बीच में आक्रमण हुआ था, फिर मरा ये इब्राहिम लोदी, है ना। कहता है मुगल साम्राज्य के शासन काल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो इसमें हो जाएगा हमारा क्या? जजिया। क्या हो जाएगा? जजिया का, ठीक है। आगे कहता है बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का जो हमारा वास्तविक नाम हो जाएगा जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। तो बाबर का वास्तविक नाम क्या होगा? जहीरुद्दीन बाबर, ठीक ना। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया? तो पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? 1526 में। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, है ना। आगे कहते हैं नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 480 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। तो कब मिला था? तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया? 1526, ठीक है। आगे कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया? तो फिर से वही आ गया क्वेश्चन, 1526। कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो कहाँ हुआ था? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा में। कब हुआ था? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और हुमायूं के बीच, ठीक है। सॉरी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, है ना। आगे कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए कौन कौन। तो अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद कौन शासक बना था? तो औरंगजेब, ठीक है। आगे कहता है तुलुगमा, तुलुगमा क्या है? तो तुलुगमा क्या है? तो कहता है कि बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रीति, इसी को जो है तुलुगमा प्रथा। कहता है कि प्रथम बार जो है बाबर जो युद्ध लड़ा था, ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ में, तो उसकी कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि उसकी सैन्य कुशलता के वजह से भी वो जीता, और कहीं कहीं आता है कि वो तुलुगमा विधि के वजह से भी वो जीता था, ठीक है। आगे कहता है डैश में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो बाबर को गाजी मान लिया था कहाँ पे जीतने के बाद? तो खानवा की लड़ाई के बाद, ठीक है। खानवा की लड़ाई के बाद बाबर ने अपने आप क्या बोला था? गाजी मान लिया था। खानवा का युद्ध देख लीजिए, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1521, और क्या क्या ऑप्शन में है? 1527। तो यहाँ हो गया हमारा खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में, ठीक है। कहता मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर, है ना। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन हो गए? बाबर। कहता है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिर से वही क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा, ठीक है। अगला कहता है खानवा के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध था, एक तरफ तो बाबर था ही, दूसरे तरफ कौन था? राणा सांगा। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध जो कब हुआ था? 1527 में, ठीक है। आगे बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण, तो बाबर ने जब भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में ही किया था। बाबर ने जब भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में, ठीक है। अगला कहता है मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा की गई थी? 1526 में जो पानीपत का प्रथम लड़ाई देखते हैं हम लोग, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना स्थापित की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब देखे हम लोग? 1527 में। उसके बाद घाघरा का युद्ध कब? 1529 में। इसके बीच में भी एक युद्ध आता है 1527 खानवा, खानवा के बाद बीच में 1928 में कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। उसके बाद फिर घाघरा का युद्ध 1529 में, है ना। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? तो सुल्तान जो इनमें से किस वंश के शासक को? तो मुगल वंश के शासकों को, ठीक है। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही क्रम कौन कौन सा है? तो कौन कौन से इसमें से है? तो सबसे पहले कौन थे? बहादुर शाह
द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय के बाद औरंगजेब। ये उल्टा क्रम पूछ रहा है, उल्टा सही क्रम, ठीक है। तो बहादुर यानी कि इधर से आइए, अकबर, अकबर के बाद कौन था? शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद कौन था हमारा? बहादुर शाह द्वितीय। ये उल्टा सही क्रम पूछ रहा है, इस वजह से आंसर हमारा क्या हो गया? सी, ठीक है। अगला कहता है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड, जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये कौन सा हो गया? शेरशाह सूरी, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो अभी हम लोग जस्ट देखे थे, शेरशाह सूरी, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसका पुनर्निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी जो पहली बार रेलवे कौन चलाया था? डलहौजी ने। कितने ईस्वी में चलवाया था रेलवे पहली बार? 1853 में। कब चलाया था? 1853। कहता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है शेरशाह सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की। कहता है जिसने तक, अच्छा ये क्वेश्चन कर रहा है कि शेरशाह सूरी या शेरशाह जो है, तो शेरशाह ने कब से कब तक शासन किया? तो शेरशाह 1540 में गद्दी पर बैठे थे, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के पश्चात, और 1545 में शेरशाह की मृत्यु हुई थी, वहां तक ये शासन था। इसके बाद शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह था जो शासक बना था, और हुमायूं जो है 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है डैश में शेर खान जो शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर, कहता है घियासुद्दीन शाह को हराया था। तो कब हराया था बंगाल पर आक्रमण कर? तो 1538 ईस्वी में। अगला शेरशाह सूरी अथवा शेर खां का असली नाम क्या था? तो शेर खां का ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां, ठीक है। अगला कहता है डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रैंक रोड। तो जैसे ये वाला आया होगा क्वेश्चन, तो आंसर हम लोग को मिल गया, सम्राट शेरशाह सूरी, ठीक है। अगला कहता है कन्नौज की लड़ाई, तो कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई कब हुई थी? 1540 में, ठीक है। कब हुआ था? 1540 में, ठीक है। अगला कहता है शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को डैश के रूप में मुगल ने भी जारी किया था। तो शेरशाह शुरू कौन किया था? रुपया सिक्का पहली बार किसने स्टार्ट किया था? तो इस वजह से ये याद है। तो रुपया पहली बार किसने स्टार्ट किया? तो शेरशाह सूरी, ठीक है। अगला कहता है समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर की धर्म, ईश्वर का धर्म की स्थापना। तो दीन ए इलाही कब कौन स्टार्ट किया था? तो ये अकबर ने। दीन ए इलाही किसने स्टार्ट किया था? अकबर। कहता है अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? इसका आंसर क्या होगा? चांद चौथी या चांद बीवी भी बोलते हैं, चांद बीवी या चांद चौथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मार्को पोलो, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? मार्को पोलो, सॉरी जॉन जूर्डन जो शाहजहां के समय आया था। रॉल्फ फिच तो हम लोग जान ही रहे हैं कि रॉल्फ फिच किसके समय आया था? पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच जो अकबर के समय आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय, इसके अलावा एक और देखे थे निकोला द कोंटी जो देवराय प्रथम के समय आया था। अब्दुल रज्जाक जो देवराय द्वितीय के समय आया था। मार्को पोलो किसके समय आया था? पांड्य साम्राज्य में आया था, जबकि शाहजहां के समय जॉन जॉर्डन, ये गलत है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेश यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? ठीक है, सही तौर पर सुमेलित है। तो विलियम हॉकिंस, तो विलियम हॉकिंस किसके समय आए थे? जहांगीर के समय। थॉमस रो, सर थॉमस रो भी किसके समय आया था? जहांगीर के समय। ठीक है, मनुची, ये मनुची औरंगजेब के समय आया था, ये बस सही है हमारा। ठीक है, मनुची किसके समय आया था? औरंगजेब। विलियम हॉकिंस और ये थॉमस रो भी हमारा जहांगीर के समय। ठीक है, आगे कहता है तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था। तो तख्त ए अकबरी यानी कि अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कहां पर किया गया? तो पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बैरम खां का बेटा था
बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बैरम खान का बेटा कौन था? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना, ठीक है, बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम खान ए खाना जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ा? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे चांद चौथी या चांद बीवी, है ना, अहमदनगर की रानी थी चांद बीवी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि दी गई थी? अभी जस्ट हम लोग देखे थे बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। ठीक है, अगला अकबर सम्राट कब बना था? तो अकबर जो है सम्राट कब बना था? तो अकबर सम्राट 1556 ईस्वी में। अकबर सम्राट कब बना? तो 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अकबर जो सम्राट कब बना था? 1556 ईस्वी में। आगे कहता है इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री था? तो राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल। अकबर के काल में जो है राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल। ठीक है, आगे कहता है अकबर के शासन काल में डैश जो मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे, तो यही जो राजस्व मंत्री थे वही हमारे क्या थे? वित्त मंत्री भी थे अकबर के शासन काल में। ठीक है, अगला कहता है अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था? तो अकबर का जो विचार था सुलह ए कुल, तो क्वेश्चन आता है सुलह ए कुल की नीति किसने जारी की थी? सुलह ए कुल की नीति किसने दी थी? तो अकबर ने। दीन ए इलाही का प्रारंभ किसने कराया था? तो अकबर ने। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन कि अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय किससे है? तो सुलह ए कुल का आशय है सार्वभौमिक शांति से। ठीक है, सार्वभौमिक शांति से। अगला अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना, तो पूजा घर का, ठीक है, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाने का निर्माण कराया गया था? तो इबादत खाने का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो 1575 ईस्वी में। ठीक है, इबादत खाने का निर्माण जो इबादत खाना जो पूजा घर था किसके द्वारा कराया गया था? अकबर के द्वारा। कब कराया गया था? तो 1575 में। ठीक है, अगला पानीपत का दूसरा युद्ध, तो पहला युद्ध कब देखे थे? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच, तो क्या हो जाएगा? 1556 में। ठीक है, तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच कब? 1556 में। आगे कहता है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई थी? तो फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने। ठीक है, अगला कहता है बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? तो बीरबल किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में। ठीक है, आगे सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने लागू किया था। ठीक है, आगे अकबर वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना, यानी कि किस वर्ष की आयु में वो पंजाब का शासक? तो ये इसका आंसर देख लीजिए 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, अकबर जो है किस वर्ष की आयु में शासक बना था पंजाब का? तो ये 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, अगला मुगल शासक अकबर, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। राज्याभिषेक कहाँ? पंजाब में। देखे कहता है 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई थी, कहता है जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया। तो अकबर को दफनाया कहाँ गया? बार बार क्वेश्चन पूछता है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया? अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा में। ठीक है, तो अकबर को कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा। ये सिकंदरा कहाँ पर है? आगरा। तो आगरा के सिकंदरा में अकबर को दफनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है डैश राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त हुई थी। तो मुगल साम्राज्य ने किस किस पर विजय प्राप्त किया था? तो अवध पर, बंगाल पर और हैदराबाद पर। ठीक है, अवध, बंगाल और हैदराबाद पर मुगल साम्राज्य पर जो है विजय प्राप्त किया था। ठीक है, आगे रानी हमीदा बानो बेगम सम्राट थी किसके? रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट पत्नी थी किसकी? तो हुमायूं। तो हुमायूं की पत्नी। ठीक है, तो हुमायूं की पत्नी कौन हो गई? रानी हमीदा बानो बेगम। और हुमायूं का पुत्र कौन था? अकबर। इसका मतलब अकबर की माँ कौन हो गई? हमीदा बानो बेगम, है ना। तो हुमायूं की पत्नी कौन हो गई? हमीदा बानो बेगम।
हमीदा बानो बेगम की माँ थी। कौन, किसकी माँ थी? अभी जस्ट हम लोग देखें अकबर, अकबर की माँ है ना हमीदा बानो बेगम। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से नहीं था? 9 रत्न में से कौन नहीं था अकबर के दरबार में? तो उस्मान अली खान नहीं था। इसका मतलब राजा टोडरमल जो वित्त मंत्री था, अब्दुल फजल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अबुल फजल था, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल नहीं। और फकीर अजियुद्दीन भी था। कौन नहीं था? तो उस्मान अली खान नहीं था। आगे कहता है डैश भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। भारत के तीसरे मुगल सम्राट तो कौन थे? भारत के तीसरे मुगल सम्राट तो कौन हो गए? अकबर। भारत के तीसरे मुगल सम्राट तो कौन थे? अकबर। ठीक है। आगे अकबर की प्रशासनिक सीट, तो अकबर कहाँ का शासक बना था? ये दिल्ली में, है ना, दिल्ली में। आगे जहांगीर, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को कि सूरत में अपनी पहली कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि अंग्रेजों को पहली बार कहां पर, सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी? तो जहांगीर ने। किसने दिया था? तो जहांगीर ने। इसका मतलब अंग्रेजों का भारत में प्रथम कारखाना कहां पर? सूरत में, है ना। अंग्रेजों का भारत में प्रथम कारखाना कहां पर? सूरत में। और ये अनुमति किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। ठीक है। आगे मुगल सम्राट जहांगीर, तो मुगल सम्राट जहांगीर डैश का पुत्र था? तो अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर, है ना। आगे जहांगीर भारत में जब मुगल बादशाह बना तो ये केम्मा था? तो चौथा। इसका आंसर देख लीजिए क्या है? बी नंबर। तो बी में क्या है हमारा? चौथा ही है, फोर्थ, है ना। इसका कालक्रम पूछ रहा है जहांगीर का, तो जहांगीर केम्मा शासक था? चौथा शासक। ठीक है। आगे शाहजहां, क्वेश्चन है कि शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद यानी कि दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वस्तु शिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो कौन? तो इसकी बेटी तो कौन थी? जहां आरा। तो यहीं पे हमारा आंसर दिया हुआ ही है ना, शाहजहां की बेटी जहां आरा। ठीक है। अगला किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो ये तो क्वेश्चन सब जान रहे होंगे कि ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने, है ना। आगे औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कहता है उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। उसे आलमगीर के भी नाम से जाना जाता है, ये सही है। कहता है सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको जो है ना, भाई दारा को लड़ाई के निर्णायक रूप में हराया और अपने पिता को आगरा में ही अपने महल में नजरबंद भी करवाया था। ये भी हमारा सही है। कहता है वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, यही हमारा गलत है। उसके बाद 18वीं शताब्दी के मध्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ये सही। तो हमारा आंसर क्या था? यहाँ क्वेश्चन क्या था? औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो क्या गलत हो गया कि वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, ये हमारा गलत है। ठीक है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था किस राजा है? तो जयसिंह है। ठीक है। तो औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध लड़ने के लिए किसको भेजा था? तो जयसिंह को भेजा था। ठीक है। आगे कहता है किसे राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता था? तो राबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता था किसको? दिलरास बानो बेगम। राबिया उद दौरानी के नाम से किसको जाना जाता था? दिलरास बानो बेगम। ठीक है। अगला भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के भी नाम से जाना जाता था? ठीक है। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के भी नाम से जाना जाता था? किसको? तो औरंगजेब को। तो औरंगजेब को आलमगीर के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला मुगल सम्राट लिया था। मुगल सम्राट, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। मुगल सम्राट लिया, ये अंतिम मुगल सम्राट पूछ रहा होगा, कौन हो गया? औरंगजेब। ठीक है। अगला डैश में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षत्रिय सत्ता जो है वो आए थे। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में। ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। आगे कहता है उत्तर पूर्वी मुगल शासक, या क्वेश्चन कहता है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक, याद रखिएगा इसको कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय।
बहादुर शाह द्वितीय जो भारत का अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, कौन हो गया? बहादुर शाह द्वितीय। कहता है किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो यही अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह द्वितीय, उसको अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था, और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल सम्राट था। कहते हैं भारत से मयूर सिंहासन लेकर कौन गया था? तो ये नादिर शाह। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो मयूर सिंहासन जो भारत में था वो लेकर चला गया था। ठीक है, नादिर शाह। आगे, नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट मचाया था। तो नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में। ठीक है, नादिर शाह का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1739 ईस्वी में। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। ठीक है, ईरान का नेपोलियन। ठीक है ना। आगे कहता है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहता है नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया था। बिल्कुल सही, अभी देखे हम लोग 1798 में। इसके अलावा अच्छा, ये कालक्रम को सजा। कहता है बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित की गई, ये भी सही है। 12 अगस्त 1765 को हुमायूं ने अपने हारे हुए क्षेत्र को फिर से जीता था। तो कब जीता था? 1555 ईस्वी में। फिर कहता है कि अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में, तो पानीपत मराठा को हराया, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में, है ना। तो यहाँ क्रम मिला लीजिए, ये का इसका क्रम क्या था? नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1798 में। तो इसी से क्रम देख के यहाँ पे हमको मिला लेना है आगे। ठीक है, आगे कहते हैं अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आए थे? तो अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आए थे? ये अफगानिस्तान से आए थे। अहमद शाह अब्दाली जो कहाँ से आए थे? तो अफगानिस्तान से आए थे। मुगल साम्राज्य जिसमें प्रशासन, वित्त व्यवस्था, सांस्कृतिक और कला। कहता है कौन मुगल सम्राट जो आलमगीर के नाम से, अभी तुरंत क्वेश्चन आया था कि आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता था? तो औरंगजेब। ठीक है, आगे इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? किसने? तो ये था हमारा शेर खान ने। शेर खान ने हुमायूं को पहले प्रस्ताव दिया था, तब जाके प्रस्ताव जब नहीं माना तो उसके बाद हम लोग उसका दोनों के बीच युद्ध देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो किस विद्रोह में? तो पानीपत का दूसरा युद्ध और टीपू सुल्तान और मराठा। पानीपत का दूसरा युद्ध जिसमें कि टीपू सुल्तान और मराठा, तो ये सही मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? बार बार पूछा जाता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। आगे कहता है इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? देख लीजिए क्या क्या है, किस शासक ने सबसे अधिक तक समय किया था? तो जो था हमारा औरंगजेब ने। ठीक है, नेक्स्ट कहता है भारत में मुगल वंश का संस्थापक। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में। कहता है कि मस्तवीस यानी कि मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था। ठीक है, तो ये जो हमारा मसनवी है ये क्या था? मसनवी जो ये है मुबाइन। ठीक है, आगे पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण कहीं कहीं क्वेश्चन में उसकी सैन्य कुशलता भी है, घटना चक्र में सैन्य कुशलता भी है, इसके अलावे तुलुगमा पद्धति भी दिया रहता है। ठीक है, तो दोनों। आगे भारत में बाबर के युद्धों की कौन सी क्रमबद्धता सही है? बाबर का युद्ध जो हुआ था तो सबसे पहले कौन सा? पानीपत का। पानीपत के बाद 1527 में खानवा, खानवा के बाद 1528 में चंदेरी, चंदेरी के बाद घाघरा 1529 में। ठीक है, आगे खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संग्राम के बीच। ठीक है, बाबर और राणा संग्राम के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। कहता है बाबरनामा किसने लिखा था? तो बाबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था बाबरनामा? रचना किस भाषा में? तो ये तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबरनामा जिसकी रचना अबुल फजल ने किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। ठीक है, अगला हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें।
हुमायूं द्वारा लड़े गए। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध, देवरा, चौसा, कन्नौज, फिर सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज, फिर सरहिंद का युद्ध। ठीक है, आगे। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा, तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम। ठीक है, तो ये कीजिए तो पॉज, एक मिनट। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में। अगला कहता है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो अभी जस्ट आया ही था कि हमारा हुमायूं का मकबरा जो कहाँ पर है? तो दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 25 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो 1539 में कौन सा युद्ध? तो चौसा का युद्ध। शेरशाह और किसके बीच? तो हुमायूं के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहता निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि बाद में सुल्तान की? तो किसने? तो शेरशाह सूरी ने पहले हजरते आला की उपाधि धारण की थी, बाद में सुल्तान की उपाधि। ठीक है, आगे कहता है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 के इकाइयों में विभाजित किया था? तो कौन हो जाएगा हमारा? तो इस्लाम शाह। इस्लाम शाह कौन है? शेरशाह के पुत्र। ठीक है, उन्होंने जो है अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। ठीक है, अगला कहता है मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना, तो परगना क्षेत्र जो है ये किसने स्टार्ट किया था? तो ये हमारा शेरशाह सूरी ने ही। ठीक है, कहते किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि इस पाठन ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा? तो शेरशाह सूरी के बारे में ये कथन किसका था? तो ये कथन हमारा H.G. कीन का ही था। ठीक है, आगे भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत की किस सम्राट के बारे में यह लिखा था? तो किसके बारे में लिखा था? तो शेरशाह सूरी के बारे में। कहते 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां द्वारा परास्त किया था? तो दक्षिण बिहार पर आक्रमण, ठीक है, तो ये नुसरत शाह, तो ये था हमारा ये बंगाल वाला क्षेत्र, यानी कि दक्षिण बिहार के इनमें से कोई भी शासक नहीं थे दक्षिण बिहार के। ठीक है, जिस कारण से इसका आंसर क्या दिया गया? ई। अगला कहता है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक जिसका नाम क्या था? यूसुफ शाह, जिसको अकबर ने कहां पर? तो नालंदा में दफनाया था। ठीक है, कहां पर? तो नालंदा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा? तो मनसबदारी प्रथा किसने? तो ये मुगल वंश। मुगल वंश में भी बोलेगा कौन? तो अकबर ने। ठीक है, आगे कहता है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू किया गया? तो मनसबदारी व्यवस्था ये सैनिकों की सुगमता में से भर्ती हेतु मनसबदारी व्यवस्था लाया गया था। कहता है अकबरनामा के कितने खंड है? तो अकबरनामा के टोटल 3 खंड है। ठीक है, अकबरनामा के टोटल कितने खंड है? तो 3 खंड है। आगे कहता है रज्मनामा, रज्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत। महाभारत का फारसी अनुवाद कराया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? रज्मनामा। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता, जय संहिता। ठीक है, आगे मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक जो है उपाधि मिर्जा थी? तो मिर्जा किसकी उपाधि थी? तो ये मुगल वंश का ही था। ठीक है, आगे पद्मावत किसने लिखा था? तो पद्मावत हमारे मलिक मोहम्मद जैसी ने, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, कहता आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये हमारा अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, आईने अकबरी किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा। कहता है अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो अकबर के दरबार में कौन था? अबू शमद। इसको याद ही रख लीजिएगा। ठीक है, कि अकबर के दरबार में, तो अकबर के दरबार में कौन था? अबू शमद। ठीक है, ठीक है, तो अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो कौन हो गया? अबू शमद, अबू शमद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी?
तो जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थित हो? तो शेरशाह सूरी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दसवंत और बशावंत प्रमुख चित्रकार थे। अबू समद हम लोग देखे थे किसके समय? अकबर के समय। इसके अलावे दसवंत और बशावंत भी किसके समय में? तो अकबर के समय। इसका मतलब अकबर के समय प्रमुख चित्रकार, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन हो गए? दसवंत, बशावन और अबू समद। ठीक है, अगला यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वारा? कहते चित्रकारी का प्रवेश अगर बोलेगा, ठीक है, यूरोपीय चित्रकारी का अगर प्रवेश का बात करेगा तो ये अकबर के समय, और अगर प्रकाष्ठा का सबसे पीक पॉइंट पे अगर बोलेगा प्रकाष्ठा का, तो तब हो जाएगा हमारा आंसर जहांगीर के समय। ठीक है, तो प्रवेश का बात किया तो हमारा आंसर क्या होगा? अकबर। आगे कहता है निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी का निर्माण करने का श्रेय किसको जाता है? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। आगे कहता है किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए विभाग बनाया? तो चित्रकला के लिए प्रारंभ भी किसके समय हुआ? अकबर के समय, इसलिए इन्होंने एक नया विभाग भी कौन बनाया? तो अकबर। कहता है 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही किसने लागू किया? अकबर ने लागू किया। कब किया? तो 1582 में किया। जो क्या था? तो दीन ए इलाही एक व्यवहार संहिता था। दीन ए इलाही क्या था? एक व्यवहार संहिता था। ठीक है, अगला मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मदद ए मास तो विद्वान को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान को ही क्या बोलते थे हम लोग? मदद ए मास। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो देखे हम लोग अभी कि तीर्थ यात्रा कर भी कौन समाप्त किया? तो अकबर ने। ठीक है, आगे भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हुआ था 1600 ईस्वी में, ठीक है, उस टाइम में भारत में शासक थे कौन? अकबर। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था, ठीक है, उस टाइम यहाँ पे शासक कौन थे? तो जहांगीर। ठीक है, आगे सन 1582 में दीन ए इलाही किसके द्वारा लागू किया गया था? तो दीन ए इलाही जो व्यवहार संहिता था किसके द्वारा लाया गया था? तो अकबर के द्वारा लाया गया था। ठीक है, आगे कहता है सुलह ए कुल की नीति, तो सुलह ए कुल की नीति भी कौन लाया था? तो अकबर लाया था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध कब हम लोग देखे थे? कब हुआ था हल्दी घाटी के युद्ध? तो 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध किसके किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था हकीम खां, और अकबर के सेनापति कौन था? तो अकबर का सेनापति था मान सिंह। ठीक है, तो महाराणा प्रताप की तरफ से कौन था? हकीम खां, और अकबर के तरफ से था मान सिंह। ठीक है, आगे अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न को कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो 1576 ईस्वी में। ठीक है, आगे यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के भवन में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह कथन किसका है? तो विलियम फिंच का। ठीक है, अगला अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा था? तो अकबर के राज्य के समय बिहार जो हमारा 7 विभागों में बटा था। जो मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि 7 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आगे कहते हैं किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? तो सम्राट अकबर का जन्म किस राजपूत के महल में? तो किसके महल में हुआ था? तो राणा वीर शाल। कहां पे? पंजाब में। ठीक है, सम्राट अकबर का जन्म किस राजपूत के महल में? तो पंजाब के शासक थे ये राणा वीर शाल। ठीक है, आगे कहता है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर, तो अभी बताया ही प्रारंभ किसके समय हुआ था? अकबर के समय, और शीर्ष बिंदु पर पीक पॉइंट पर किसके समय पहुंचा था? तो जहांगीर के समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े की जड़ थी ये कंधार। ठीक है, ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। अगला दो अस्पा सिंह अस्पा, तो दो अस्पा सिंह अस्पा ये जहांगीर के द्वारा लागू किया गया था। दो अस्पा सिंह अस्पा किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। कहता है एतमद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतमद्दौला का मकबरा भी जो है ये किसने बनाया था? तो नूर जहां ने। एतमद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? तो किसने हो गया? नूर
जहां ने। ठीक है, आगे कहता है अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आए थे? तो विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो किसके समय आए थे? तो जहांगीर के समय में। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? तो जहांगीर के दरबार में जो आए होंगे उन्होंने ही जहांगीर के दरबार के बारे में बताया हुआ। तो कौन आया था? सर टॉमस रो। ठीक है, निकोलो कोंटी किसके समय आया था? देवराय प्रथम के समय। ठीक है, अब्दुल रजा किसके समय आया था? देवराय द्वितीय के समय। निम्नलिखित अंग्रेजों में से जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, किसको? तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, अगला कहता है प्राचीनकारी यानी कि पिट्रा ड्योरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो पिट्रा ड्योरा जो किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना ही इसको क्या बोलते हैं? पिट्रा ड्योरा। ठीक है, आगे कहता है किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता है? किसने? तो जंजीर तो किसने? जहांगीर ने। ठीक है, न्याय हेतु क्या किया था? एक जंजीर और एक घंटी लटकाया था। ठीक है, आगे सर टॉमस रो भारत किसके समय आया था? तो जहांगीर के समय आया था, है ना? किसके समय आया था? तो जहांगीर के समय आया था। ठीक है, आगे दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन कराता है, ध्यान रखिएगा। बात कर रहा है यहाँ पे दिल्ली में, और किसका बात कर रहा है? लाल किला। तो दिल्ली में लाल किला शाहजहां, दिल्ली में जमा मस्जिद मोती मस्जिद। ठीक है, दिल्ली में लाल किला शाहजहां, दिल्ली में मोती मस्जिद शाहजहां। ठीक है, और आगरा में लाल किला, तो आगरा में लाल किला हो जाएगा हमारा औरंगजेब। आगरा में, दिल्ली में लाल किला शाहजहां, आगरा में लाल किला औरंगजेब। ठीक है, आगे कहता इनमें से किस शासक ने आना सिक्के का प्रयोग? तो आना ये सब कौन लाया था? एक आना दो आना ये सब किसने लाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट जो राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुई, तो दो सम्राट इसमें से कौन कौन हो गए जो राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुई थी? तो एक तो हमारा अकबर था। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब भी था। ठीक है, और इसके अलावा हमारा कौन था? इसके अलावा हमारा जहांगीर भी, जिस कारण से आंसर क्या दिया है? ई दिया है। ठीक है, अकबर, औरंगजेब और जहांगीर की वजह से। यहाँ देखिए आंसर ई क्यों दिया, यहाँ समझे। एक तो हमारा क्या था? अकबर, तो औरंगजेब, आंसर ये हो गया। इसके अलावा एक और कौन थे? तो जहांगीर, तो इसके साथ में क्रम किसका दिया है? अकबर, तो अकबर भी, तो इसका आंसर, इसका मतलब ये भी तो सही हो गया, है ना? तो इस वजह से आंसर क्या दिया? ई दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा? तो A.N. श्रीवास्तव। ठीक है, मुगल काल का स्वर्ण युग, याद रखिएगा, मुगल काल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा। किसने कहा? तो A.N. श्रीवास्तव ने कहा था। ठीक है, आगे मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि? तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, आलमगीर की उपाधि किसने? तो औरंगजेब ने। ठीक है, कहता औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर में दखल कर लिया था, तो किसने? तो कबीर के अनुयायी थे। ठीक है, कबीर के अनुयायी। इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो कौन थे? तो सबसे जो है हमारे अकबर, ये औरंगजेब। ठीक है, कहता है कि खुलासत उत तवारीख किसने लिखी? ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर नामा को किसने लिखा? तो आलमगीर नामा किसने लिखा? तो मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। आलमगीर नामा किसने लिखा? मिर्जा मोहम्मद काजिम। ठीक है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद, तो जिहाद क्या था? तो दार उल इस्लाम। जिहाद जो था, जो औरंगजेब द्वारा चलाया गया था, क्या था? ये दारुल इस्लाम। ठीक है, मुगल कालीन साहित्य। कहता है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, तो बाबरनामा जो किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। किसने लिखा था?
तो स्वयं बाबर नहीं लिखा था। ठीक है, तो बाबरनामा किसने लिखा? बाबर नहीं लिखा। किस भाषा में लिखा? तो तुर्की भाषा में लिखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत। तो पद्मावत के लेखक अभी जस्ट हम लोग देखे थे कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य के प्रशासन व्यवस्था विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी, तो आईने अकबरी किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हुमायूं नामा। ठीक है ना, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डैश अली कुली सलीम और अबू तालिम कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। तो कौन हो जाएगा हमारा? तो शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल में ही। ठीक है, अगला कहता है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव। गीत गोविंद, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन हो गए? तो जयदेव। ठीक है, कहता है मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। कहता है इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्ति कहा जाता है। इतिवृत्त कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला लेवल 2। कहता है सम्राट अकबर का मकबरा कहां पर है? तो सम्राट अकबर, तो अकबर का मकबरा कहां पर है? आगरा। आगरा में भी कहां पर देखे थे? तो आगरा के सिकंदरा में, है ना, अकबर का मकबरा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है इसमें? तो कहता है मेहरान कमरों की 4 मंजिलें और मेहराब की दीर्घा का सहारा देते ये। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, अगला कहता है चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो चार मीनार का जो निर्माण किया गया था उस टाइम में बहुत बड़े स्तर पर प्लेग फैल गया था, जिसको हम लोग हैजा बोलते हैं ना। तो उसके वजह से चार मीनार का निर्माण कराया गया था। जो कहां पर? तो हैदराबाद में। तो हैदराबाद के चार मीनार, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, अगला कहता है प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किसका निर्माण कराया था? तो अभी जस्ट देखे हम लोग किसका कराया था? तो चार मीनार का। कहां पर कराया? तो हैदराबाद में। हवा महल कहां पर है? तो जयपुर में। हवा महल कहां है? तो जयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया? तो जंतर मंतर का निर्माण 5 जगह कराया गया था। कहां नहीं कराया गया? तो इलाहाबाद में नहीं कराया गया। 5 जगह कराया गया। कहां कहां? जयपुर में कराया गया, दिल्ली में कराया गया, वाराणसी में 3 जगह हो गया, इसके अलावे मथुरा में 4 जगह हो गया, इसके अलावे आगरा में। तो टोटल 5 जगह कराया गया था। कहां नहीं कराया गया था? तो इलाहाबाद में नहीं कराया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? तो वहीं से हम लोग फिर छाट लेंगे। जयपुर में है, वाराणसी में है, उज्जैन में है। कहां नहीं है हमारा? इंदौर में नहीं है। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक तो किसने स्थापित किया था? अच्छा, ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये महत्व है किस? तो यह एक खगोलीय वेधशाला है। ठीक है, खगोलीय वेधशाला। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो बेकल किला। तमिलनाडु में कौन कौन है? वुल्लुवर कोट्टम, पद्मानुभरम पैलेस और मीनाक्षी अमन मंदिर। ठीक है, आगे कहता है किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ पर है? तो पंजाब में। अगला शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो शेख सलीम चिश्ती तो फतेहपुर सीकरी, जिसकी स्थापना किसने किया था? अकबर ने। वहीं पर शेख सलीम चिश्ती की मकबरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम
तो जरी कलम की उपाधि बार बार पूछा जाता है कि जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी, तो मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, जरी कलम की उपाधि किसको दी गई थी, तो मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, अगला, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध गोल गुंबद भी कहाँ पर है, तो हमारा कर्नाटक में। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, तो फतेहपुर सीकरी में कहाँ नहीं है, तो गोल गुंबद। तो गोल गुंबद अभी हम लोग कहाँ देखे थे, कर्नाटक में, जबकि फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, तो पेट्रा ड्योरा। पेट्रा ड्योरा ताजमहल की सजावट के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, एलिफेंटा की गुफाएं, तो एलोरा और एलिफेंटा दोनों महाराष्ट्र में, सही है। खजुराहो जो चंदेल से संबंधित है, मध्य प्रदेश, ये भी सही है। ठीक है, फिर आता है केदारनाथ, तो केदारनाथ कहाँ है हमारा, तो केदारनाथ उत्तराखंड में, ना कि गुजरात में। ठीक है, फिर फतेहपुर सीकरी कहाँ पे, बुलंद दरवाजा कहाँ पर बनाया गया है, फतेहपुर सीकरी, ये भी तो गलत हमारा क्या हो गया, केदारनाथ गुजरात। केदारनाथ कहाँ है हमारा, तो उत्तराखंड में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था, तो शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था, किसका, तो बुलंद दरवाजा का। बुलंद दरवाजा का निर्माण जो शाहजहां के द्वारा नहीं कराया गया है। ठीक है, देख लिए यहाँ दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा, शाहजहां के समय। दिल्ली में ही जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा, शाहजहां के समय में। कहता है मुशम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है, तो मुशम्मन बुर्ज जो है वो भारत के किस किले से, तो किस किले से संबंधित है, ये आगरा के लाल किले। आगरा में लाल किला की स्थापना किसने किया, तो औरंगजेब ने। ठीक है, आगे, बुलंद दरवाजा किस शहर में है, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो अकबर ने। ठीक है, बुलंद दरवाजा जो कहां पर है, फतेहपुर सीकरी में, किसने निर्माण कराया, तो अकबर ने। कहता है फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा किस विजय के प्रतीक के रूप में, तो कहता है कि बुलंद दरवाजा का जो निर्माण कराया था अकबर, वो अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किस विजय के उपलक्ष्य में, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे, गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया है, तो कहां पर, तो वही बुलंद दरवाजा। ठीक है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है, तो दिल्ली में स्थित नहीं है, तो कौन, तो बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया, तो ताजमहल को। ताजमहल को, इसका मतलब एक क्वेश्चन और क्या आ गया कि ये जो ताजमहल है आगरा में स्थित, ठीक है, उसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया, 1983 में। ठीक है, और ये जो ताजमहल है किसके द्वारा डिजाइन किया गया, तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा। उसका डिजाइन कौन तैयार किया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वस्तु जो है, वास्तु कलाकृतियां हैं, तो शालीमार गार्डन जो ये मुगल कालीन ही है। ठीक है, आगे, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल, तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहां पर है, तो फतेहपुर सीकरी में ही। पंचमहल, पंचमहल का भी कौन कराया निर्माण, अकबर नहीं कराया, कहां पर है, तो फतेहपुर सीकरी में। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब स्टार्ट हो गया था, शुरू, तो 1632 में। ठीक है, अगला, कहता है डैश का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू हो गया था और अंत बना कब, 1648 में जाके। तो कौन हम लोग अभी जस्ट देखे, ताजमहल। आगे, कहता है निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया, किसका, तो सम्राट अकबर ने नहीं कराया था, तो किसका निर्माण, दिल्ली में जामा मस्जिद। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, किसने कराया, तो शाहजहां ने कराया। ठीक है, आगे नेक्स्ट, जयपुर में हवा महल का निर्माण, तो जयपुर में जो हवा महल है उसका निर्माण किससे प्रेरित है, तो ये कहता है गुंगुनू के खेतड़ी महल से, गुंगुनू के खेतड़ी महल से। कहता है कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था, तो कर्नाटक का जो ये मैसूर पैलेस है ये वाडियार वंश का आधिकारिक निवास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कब? 1656 में। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो दिल्ली में स्थित नहीं है? तो कौन? पंचमहल। अभी जस्ट हम लोग देखे पंचमहल कहाँ था? फतेहपुर सीकरी में, है ना। आगे कहता है आगरा के लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो आगरा में लाल किला किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अच्छा, इतना औरंगजेब नहीं, अकबर के द्वारा ना। आगरा में जो है लाल किला, तो आगरा में लाल किला किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। औरंगजेब होना चाहिए, ये आंसर गलत दिया है यहाँ पे, औरंगजेब होना चाहिए। ठीक है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? तो ये भी आगरा में ही बनाया गया है मोती मस्जिद, ये भी औरंगजेब द्वारा ही बनाया गया है। अगला कहता है जयपुर के विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा, तो वही सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था जयपुर में हवा महल? तो 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1799। कहता है हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो अभी जस्ट हम लोग देखे हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो महाराजा सवाई राजा प्रताप सिंह ने, सवाई राजा प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवा महल, तो जयपुर में हवा महल का निर्माण जो कराया गया ये मुख्य रूप से किसका है? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर का। जयपुर में हवा महल, हवा महल कहाँ है? जयपुर में। किस से बना है? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। इसका निर्माण किसने कराया है? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक राजधानी थी किसकी? तो अकबर की। किसकी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी? तो अकबर की। आगे, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी स्वाभाविक है, राजधानी अकबर बनाया था, इसका निर्माण भी कौन कराया था? अकबर ने। कहता है मोती मस्जिद या पर्ण मस्जिद किले की सबसे सुंदर संरचना है, तो कहाँ की? तो लाल किले की। ठीक है, आगे कहता है लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला जो मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवान एक खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल है? तो ये कहाँ पर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आगरा फोर्ट में, आगरा फोर्ट में। ठीक है, इसका मतलब जहांगीर महल, तो जहांगीर महल कहाँ पर है हमारा? तो आगरा फोर्ट में। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? कौन है जो किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो 4 मीनार है। ठीक है, एतमादौला का मकबरा जो किसने बनाया था? नूरजहां ने। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो कौन हो गया उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी? तो कुतुब शाही मकबरा। कौन हो जाएगा? कुतुब शाही मकबरा। ठीक है, आगे कहता है महाराष्ट्र में अवस्थित मुरंद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? तो ये जो मुरंद जंजीरा किला है ये चारों ओर जो है जल से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य में क्या स्थित नहीं है? जंजीरा का किला। तो ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ भी मध्य प्रदेश, और असीरगढ़ भी कहाँ पर? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन नहीं है? तो जंजीरा का किला। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो ये हो गया दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कराया गया? तो शाहजहां द्वारा किसका निर्माण कराया गया था? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां। कहता है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अभी जस्ट देखे हम लोग किसने कराया? तो शाहजहां। दिल्ली में लाल किला का भी निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने। कहता है मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया। तो मक्का मस्जिद जो हैदराबाद में है किसके द्वारा संपूर्ण किया गया? तो ये औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, अगला अब है मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। गोलकुंडा किला, तो गोलकुंडा किला कहाँ है? हैदराबाद में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। हुमायूं, ये तुमायूं नहीं है, ये हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। तो इसका मतलब रानी का वहाँ कहाँ हो गया? पाटन में, है ना। आगे, दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा? तो हम लोग देखें अभी किसके द्वारा? तो शाहजहां के द्वारा। गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो
तो गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना। तेलंगाना में भी कहां पर? तो हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट सिख धर्म। ठीक है, सिख धर्म से अब हम लोग कल कर देंगे, सिख धर्म से, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग कल कर लेंगे, आज यहीं तक। ठीक है, चलिए धन्यवाद।